नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करूंगा बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। रात के बज चुके हैं 9 और मैं हूं पुनीत सोनी आपके साथ। प्रोग्राम आप रेडियो उड़ान पर सुन रहे हैं कम्युनिटी कलर्स, जिसमें होती हैं डिसेबिलिटी न्यूज और प्रोग्राम का एडिटोरियल आप जैसे कह सकते हैं होता है और ओपिनियन सेक्शन, और आपके लिए समय समय पर जॉब अलर्ट्स भी पेश किए जाते हैं और समय समय पर दूसरे सेगमेंट्स के साथ भी हम इस प्रोग्राम में हाजिर होते रहते हैं। और इसके साथ साथ दोस्तों प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में आपको दूसरी इंफॉर्मेशंस भी दी जाती रहती हैं दूसरे प्रोमोज या एडवर्टाइजमेंट्स के माध्यम से, ताकि आप डिसेबिलिटी सेक्टर के बारे में और डिसेबिलिटी सेक्टर में क्या कुछ नया हो रहा है उस सब के बारे में आप अपडेट रह सकें। तो प्रोग्राम आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान पर मेरे यानी पुनीत के साथ। और दोस्तों इसके साथ साथ कल पूरा मुल्क क्रिसमस का त्यौहार मनाएगा, नव वर्ष भी करीब है, तो क्रिसमस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। यह त्यौहार, पवित्र त्यौहार आपके जीवन में खुशियां लाए और नया वर्ष आपके लिए नया उत्साह और नई उमंग लेकर आए। उड़ान आरजे हंट का फाइनल अब बहुत करीब है दोस्तों, और इसके लिए आप सभी को बेसब्री से इंतजार होगा। तो रेडियो उड़ान सुनते रहिए, इसके बारे में आपको जल्द इंफॉर्मेशन दी जाएगी। और रेडियो उड़ान की कन्वेंशन भी नज़दीक है दोस्तों, 22 और 23 जनवरी 2022, ज़्यादा दूर नहीं है। उड़ान आइडल फाइनल आपके लिए पेश किया जाएगा रेडियो उड़ान पर लाइव भी, जिसे आप हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि एंजॉय कर सकें। और यूट्यूब पर तो उसका ब्रॉडकास्ट होगा ही, और बाद में रेडियो उड़ान पर भी उसकी वेबकास्टिंग की जाएगी। और इसके साथ साथ आपको टाइम टू टाइम ट्विटर, फेसबुक और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम पूरी कन्वेंशन और उड़ान आइडल के बारे में, रिजल्ट्स के बारे में अपडेट देते रहेंगे। तो बहरहाल प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स आप सुन रहे हैं दोस्तों, अपना ख्याल रखिए। ठंड अब अपने पूरे उरोज पर है और कोरोना फिर से सिर उठाने लगा है एक नए रूप में, ओमिक्रॉन। अपना ख्याल रखिए, सावधानियां बरतते रहिए। अगर आप वैक्सीनेटेड हैं अच्छी बात है, नहीं है तो अपना वैक्सीनेशन टाइम पर करवा लीजिए और अपनी एंटीबॉडीज को डेवलप कर लीजिए, अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपने इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट अप कीजिए, ताकि आप इस नए वर्जन से बचे रह सकें और सेफ रहें, ताकि दोबारा लॉकडाउन जैसी नौबत कम से कम हमारे मुल्क में न आए। जैसा कि सुना जा रहा है कि दूसरे जो बड़े डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर लॉकडाउन एक बार फिर लगाने की सोची जा रही है, तो ऐसा हमारे मुल्क में न सोचा जाए, इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपना ख्याल रखें। तो अपने आप को बचाए रखिए, अपने आप को सेहत याफ्ता रखिए और सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स रेडियो उड़ान। रेडियो उड़ान बहरहाल सुनने के लिए आप हमारे ऐप्स प्ले स्टोर या ऐप स्टोर दोनों से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पर रेडियो उड़ान के लिए, पीसी के लिए हमारी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, जिसे डाउनलोड करके आप रेडियो उड़ान सुन सकते हैं, या डायरेक्ट वेबसाइट पर भी प्ले बटन प्रेस करके आप रेडियो उड़ान सुन सकते हैं। और इसके साथ साथ दूसरे थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स, गूगल होम, एलेक्सा, ट्यून इन जैसे प्लेटफॉर्म्स पर भी आप रेडियो उड़ान सुन सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज लाइक कीजिए www.facebook.com/रेडियो उड़ान, और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि रेडियो उड़ान के बारे में समय समय पर आपको ताज़ा तरीन अपडेट्स मिलती रहे। बहरहाल प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान पर। अब वक्त और ज़ाया नहीं करते हैं, चलिए बढ़े न्यूज़ हेडलाइंस की ओर। दृष्टिबाधित लोगों की ओर से 50 रुपए का कॉइन बनाए जाने की याचिका हाई कोर्ट में हुई दाखिल। मौत और लकवे को मात देकर फ्लाइंग कैडेट से बने फ्लाइंग ऑफिसर योगेश यादव। कोलकाता का इंडियन म्यूजियम देगा मंडेज पर केवल विकलांग बच्चों को एंट्री। पुलिस स्टेशन, जेल्स तथा आपात प्रबंधन कार्यालय बनेंगे विकलांगों के लिए सुलभ। रांची, झारखंड में RINPS ने विकलांग व्यक्तियों के लिए कानूनी प्रावधान पर की कार्यशाला आयोजित। विकलांग व्यक्तियों के लिए एक नए जॉब पोर्टल की शुरुआत। तो न्यूज हेडलाइंस के बाद वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आऊंगा डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन के साथ। सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। पहले मैं बहुत परेशान था, स्टाइलिश खो गया है, क्या करूं? व्हाइट केन चाहिए, अब किसको कहूं कि दिल्ली से लेके आए। बट थैंक्स टू सक्षम, अब सक्षम ने लॉन्च किया है ब्लाइंड पर्सन्स के लिए ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल। आप हर कोई वो प्रोडक्ट जो ब्लाइंड के लिए है एक क्लिक में मंगवा सकते हैं। आज ही लॉग इन करें www.saktek.in SAKTEK या कॉल करें 011-4241-1015
आप ईमेल कर सकते हैं info@sectech.in। वेलकम बैक टू योर ओन फेवरेट शो कॉमेडी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। मैं हाजिर हो चुका हूं आपका दोस्त पुनीत। ब्रेक के बाद और न्यूज हेडलाइंस हो चुकी हैं और अब आइए चलते हैं डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन के साथ गौरी की ओर। फ्रेंड्स, हेलो, नमस्कार। मैं हूँ आरजे गौरी और आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में। दोस्तों, हम हेडलाइंस सुन चुके हैं और अब समय है आगे बढ़कर डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन सुनने का। तो चलिए सुनते हैं खबरें विस्तार से। रांची, झारखंड में RINPS ने विकलांग व्यक्तियों के लिए कानूनी प्रावधान पर की कार्यशाला आयोजित। लीगल प्रोविजंस फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के तहत क्लिनिकल साइकोलॉजी विभाग RINPAS द्वारा शनिवार को छात्रों के लिए विकलांग व्यक्तियों के लिए कानूनी प्रावधान पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर DLSA के पैनल वकील संजय कुमार शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने RINPAS ने मानसिक विकलांगता और उपलब्ध प्रावधानों और उनके उपयोग के बीच के अंतर पर विशेष ध्यान देने के साथ विकलांगता के परिमाण पर एक संक्षिप्त परिचय देकर कार्यक्रम की शुरुआत की। डॉक्टर मंसूर जहान ने विषय पर परिचय दिया और बाल एवं किशोर मार्गदर्शन क्लिनिक एवं मनोवैज्ञानिक परामर्श केंद्र के उद्घाटन की भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इन क्लिनिकों की सेवाएं गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को उपलब्ध रहेंगी। इन क्लिनिकों में कोविड-19 मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से संबंधित मनोवैज्ञानिक सलाह भी दी जाएगी। डॉक्टर मसरूर जहान ने धन्यवाद प्रस्ताव दिया और सभी मेहमानों और प्रतिभागियों को उद्घाटन और हाईटी के लिए आमंत्रित किया। इसके बाद संजय कुमार शर्मा और डॉक्टर सुभाष सोरेन ने बाल एवं किशोर मार्गदर्शन क्लिनिक और मनोवैज्ञानिक सलाह सह परामर्श केंद्र का उद्घाटन किया। रिबन सेरेमनी के बाद कार्यशाला शुरू की गई। श्री संजय कुमार शर्मा ने मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 में मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों के लिए प्रावधानों पर संक्षिप्त विवरण देकर कार्यशाला की शुरुआत की। उन्होंने मनोरोग OPD में आने वाले कुछ सामान्य मुद्दों जैसे कि मानसिक बीमारी से पीड़ित विवाहित महिला के अधिकार और संपत्ति के बारे में भी बात की। मानसिक बीमारी आदि से पीड़ित किसी व्यक्ति के साथ परिवारों में होने वाले विवाद के विषय पर भी उन्होंने चर्चा की। इस कार्यशाला का समापन एक संक्षिप्त प्रश्न और उत्तर दौर के बाद हुआ। बाल और किशोर मार्गदर्शन क्लिनिक और मनोवैज्ञानिक सलाह सह परामर्श केंद्र की सेवाएं समाज के प्रत्येक सदस्य के लिए खुली है। कोविड-19 से संबंधित मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों को भी संबोधित किया जाएगा। सभी सुनने वालों से अनुरोध है कि बिना किसी झिझक के इन सेवाओं का उपयोग करें। विकलांग व्यक्तियों के लिए एक नए जॉब पोर्टल की शुरुआत। विकलांग व्यक्तियों के लिए रोजगार ढूंढना कठिन हो सकता है। यहाँ तक कि उन्हें आरक्षण प्रदान किए जाने के बावजूद उनके लिए उपयुक्त नौकरी खोजना अपने आप में ही एक बहुत बड़ा चैलेंज है। भारत देश में कुल 12.9 मिलियन विकलांग लोग हैं। अगर इतनी बड़ी संख्या में लोग अर्थव्यवस्था में योगदान करने में सक्षम नहीं हैं, तो इससे देश का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। फ्रेंड्स, अब PWDs के लिए रोजगार सारथी जॉब पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। PWD अक्सर अत्यधिक स्वतंत्र होते हैं और उनमें समाज के उत्पादक सदस्य बनने की एक बड़ी इच्छा तथा क्षमता होती है। सार्थक एजुकेशनल ट्रस्ट और नेशनल एबिलिम्पिक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित विकलांगता पर 8वें राष्ट्रीय सम्मेलन में इस विशेषता को स्वीकार करते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने सार्थक का रोजगार सारथी ऑनलाइन जॉब पोर्टल लॉन्च किया, जो विकलांग व्यक्तियों के लिए निजी और साथ ही सरकारी नौकरी प्रदान करेगा। ये पोर्टल दृष्टिबाधित लोगों को स्क्रीन रीडर जैसी सहायक तकनीकों का उपयोग करके वेबसाइट तक पहुंचने में सक्षम बनाता है। फ्रेंड्स, इसकी वेबसाइट नोट कर ले।
ये है www.rozgarsaarthi.org। एक बार फिर से सुन लीजिए, www.rozgarsaarthi.org। फ्रेंड्स, सार्थक एजुकेशनल ट्रस्ट 2008 से काम कर रहा है और पिछले 13 वर्षों में सफलतापूर्वक भारत में विकलांग आबादी के 4% तक पहुंच बना चुका है। सार्थक ने 34,300 विकलांग जनों को प्रशिक्षित किया है तथा 23,450 दिव्यांगों की प्लेसमेंट की है। ये ट्रस्ट विकलांग जनों को अपने क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करने और कई लोगों को प्रेरित करने के लिए प्रशिक्षित करता है। कई राष्ट्रीय और वैश्विक विशेषज्ञों तथा दिव्यांग जनों ने इस रोजगार मेले के 2 दिवसीय कार्यक्रम में भाग लिया और देश में विकलांगता समावेश आंदोलन के प्रति ज्ञान और व्यावहारिक ज्ञान को एक साथ एक जगह लाकर चर्चा की। इस अवसर पर बोलते हुए माननीय मंत्री श्री नितिन गडकरी ने कहा कि विकलांग लोगों में अद्भुत क्षमता होती है, हमें उनमें से सर्वश्रेष्ठ को निकालने की जरूरत है। सार्थक जैसे एनजीओ अच्छा काम कर रहे हैं। जो लोग दिव्यांग हैं, उनके लिए जीवित रहना बहुत मुश्किल हो सकता है, इसीलिए उन्हें रोजगार और स्थायी जीवन देना समाज का कर्तव्य है। ये देश का समय है कि मदद के लिए हाथ बढ़ाया जाए और उन्हें एक उपयुक्त दृष्टि दी जाए। हमें ऐसे हजारों संगठनों की जरूरत है जो सामाजिक चेतना की दिशा में काम कर रहे हैं। सार्थक उनके जीवन को बनाए रखने के लिए पेशेवर मार्गदर्शन दे रहे हैं और मैं दिव्यांगों की इस सेवा को अपना समर्थन देता हूं, जो भगवान की सेवा के समान ही है। फ्रेंड्स, लॉन्च के दौरान पोर्टल पर एक विशाल वर्चुअल जॉब फेयर भी आयोजित किया गया, जिसमें फ्लिपकार्ट, अमेज़न, विशाल मेगामार्ट, ICCS, रिलायंस फ्रेश, मैग्नस, बिग बास्केट, विप्रो, स्टारटेक, इंडिया मार्ट इंटरमेश लिमिटेड जैसे देश के अग्रणी भर्तीकर्ताओं की भागीदारी भी देखी गई। अन्य गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, जेनपैक्ट, एक्सेंचर, रिलायंस ट्रेंड्स और कॉग्निसेंट से भी इसमें सहभाग देखा गया। दोस्तों, कार्यक्रम के दौरान नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार ने उद्घाटन पैनल में बोलते हुए कहा कि प्रौद्योगिकी माने कि टेक्नोलॉजी एक शक्तिशाली उपकरण हो सकती है, लेकिन ये मानवता के लिए एक नैतिक चुनौती पैदा कर देती है। इसके जरिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसे उपकरण इंसानों की जगह ले लेते हैं। इसीलिए दिव्यांगों को नेतृत्व करने और भविष्य में रोल मॉडल बनने के लिए और चुनौतीपूर्ण समय में आगे बढ़ने और चमकने पर ध्यान केंद्रित करना होगा। हम सार्थक एजुकेशनल ट्रस्ट से भी आग्रह करते हैं कि वे 112 जिलों में शुरुआती जांच केंद्रों के साथ पहुंच बनाएं। नीति आयोग दिव्यांगों की सेवा के लिए पूरे एजेंडे को आगे लाने और ग्रामीण भारत में कमजोर वर्गों पर हमारा ध्यान केंद्रित करने में मदद करने के लिए उत्सुक है। सार्थक एजुकेशनल ट्रस्ट के संस्थापक और CEO डॉक्टर जितेंद्र अग्रवाल ने कहा कि सार्थक विकलांग व्यक्तियों के लिए रोजगार सारथी जॉब पोर्टल के साथ आया है और दिव्यांग जनों के लिए मोबाइल ऐप कैब सारथी, जिसमें दिव्यांग जनों से संबंधित सभी जानकारी है, ये पोर्टल भी साथ लेकर आया है। ये पोर्टल भी सभी निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र और विकलांग व्यक्तियों के लिए सरकारी नौकरियों के लिए वन स्टॉप समाधान है। वहीं ये पोर्टल ग्रामीण दिव्यांग जनों तक पहुंच के लिए विशेष रूप से उपयोगी होगा। सार्थक गुरुग्राम में विकलांग व्यक्तियों के लिए सार्थक ग्लोबल रिसोर्स सेंटर भी ला रहा है, जो विकलांगता से संबंधित सभी चिंताओं का समाधान करेगा। विकलांगता रोजगार की स्थिति के बारे में संक्षेप में बोलते हुए उन्होंने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र में विकलांग लोगों के रोजगार का औसत प्रतिशत 0.54% है। निजी क्षेत्र में ये 0.28% है और बहुराष्ट्रीय कंपनियों में ये 0.05% है। कुल विकलांग व्यक्तियों या बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों के वर्ग के लिए सरकारी नौकरियों में 4% आरक्षण के बावजूद आधी संख्या भी नहीं मिल पाती।
2025 तक सार्थक एजुकेशनल ट्रस्ट का लक्ष्य ग्रामीण और शहरी भारत के 1 मिलियन दिव्यांग युवाओं को रोजगार प्रदान कराना है। किसी पर भी बोझ न बनने की मंशा से एक आदमी ने किया अपना और अपने विकलांग बेटे का जीवन समाप्त। फ्रेंड्स, एक बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना में कर्नाटक के 35 वर्षीय ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने अपने 10 साल के अंशतः विकलांग बच्चे की हत्या कर दी, जिसके बाद उसने खुद भी फांसी लेकर आत्महत्या कर ली। संपन्न गिरामनर के रहने वाले सुरेश कुमार ने अपने बच्चे उदय साई को घर के सामने ही जमे पानी में डुबोकर मार डाला, जिसके बाद शेषाद्रिपुरम के रेलवे ट्रैक के पास जाकर सुरेश कुमार ने फांसी ले ली। पुलिस के अनुसार लड़के का शव सुबह 11 बजे बरामद हुआ तथा सुरेश की लाश शाम को 6 बजे पाई गई। सुरेश की पत्नी लक्ष्मी ने अपने बेटे उदय साई की देखभाल करना बंद कर दिया था। वे एक प्राइवेट स्कूल में शिक्षिका हैं। उदय साई को विजुअल और स्पीच इम्पेयरमेंट थी। सुरेश और लक्ष्मी ने उदय पर कई इलाज करवाए, जिन पर उनका बहुत सारा खर्चा भी हुआ। कोविड की पहली वेव के बाद ही सुरेश की फाइनेंशियल हालत बहुत बिगड़ गई थी। फ्रेंड्स, ये जानकारी उनके एक रिश्तेदार ने पुलिस तथा मीडिया को दी है। पिछले नवंबर में सुरेश बीमार हो गए थे तथा उनकी रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन के लिए 1 लाख रुपए की जरूरत आन पड़ी। तभी से वो उदास रहने लगे और अक्सर अपनी पत्नी से अपने और अपने बेटे का लक्ष्मी पर बोझ होने की बातें करने लगे। लगातार मनमुटाव और झगड़े होने लगे। एक सोमवार सुबह लक्ष्मी को उठते ही अपने बेटे के गायब होने की चिंता हुई। भाई के साथ कुछ समय खोज करने पर 11 बजे बच्चे की लाश मिली। सुरेश की लाश घर से दूर एक निर्जन रेलवे स्थानक पर लटकी हुई पाई गई। यूनाइटेड किंगडम के टायरोन काउंटी विकलांगता अधिकार प्रचारक ने बेहतर कानून की मांग करने के लिए असेंबली पहल का नेतृत्व किया। दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम के टायरोन काउंटी के एक प्रसिद्ध प्रचारक मिस्टर डमॉर्ट डेवलिन शुक्रवार को नए विकलांगता अधिकार कानून की आवश्यकता को उजागर करने के लिए डिसेबल्ड पीपल्स पार्लियामेंट में प्रमुख प्रवक्ताओं में से एक थे। उन्होंने कहा है कि ये महत्वपूर्ण है कि उत्तरी आयरलैंड विकलांग लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र के कानूनों को अपनाए। विकलांग लोगों के अधिकारों को कानून के तहत संरक्षित किया जाता है। मैं ग्रीन कासल से हूँ और ये एक दुर्गम क्षेत्र है। यहाँ पर मैं जिला परिषद विकलांगता सलाहकार समूह में हूँ। इसमें जिले के 5 अन्य लोगों के साथ मैं इस बात पर प्रकाश डालता हूँ कि वित्त पोषण और उसकी नीतियों की कितनी आवश्यकता है। आज भी इतनी सारी इमारतें मेरे लिए पूरी तरह से दुर्गम हैं, चाहे उनके मुद्दे पहुंच से जुड़े हों या विकलांग जनों के शौचालय की सुविधा से। हम अक्सर इमारतों के कंस्ट्रक्शन के साथ हुई गलतियों को सुधारते हैं, जिससे विकलांग लोगों की पहुंच बढ़ सके। लेकिन अगर UNCPRD को अपनाया जाए तो उम्मीद है कि चीजों को कड़ा किया जाएगा, ताकि शुरुआत में ही विकलांग लोगों के अधिकारों और जरूरतों का ध्यान रखा जा सके। कंस्ट्रक्शन के बाद हो रही गलतियों को सुधारने से बेहतर है कि हम बिल्डिंग बनाते समय ही एक्सेसिबिलिटी का ध्यान रखें। साथ ही हमें कार्यालयों के भीतर पहुंच की आवश्यकता है। ऑफिसेस में एक्सेसिबिलिटी एक बड़ा मुद्दा बन सकती है। ऑफिसेस की एक्सेसिबिलिटी के साथ ही विकलांग लोगों के आवेदन के साथ भेदभाव का मुद्दा भी गहरा होता जा रहा है। मैं कई विकलांग लोगों को जानता हूं जिन्होंने एप्लीकेशन करते समय 2 एप्लीकेशंस किए हैं। ये उनकी एक प्रयोग करने की कोशिश थी, जहां इन 2 अलग-अलग आवेदन पत्रों में से एक आवेदन पत्र में वो अपनी विकलांगता का खुलासा करते हैं और दूसरे में उन्होंने अपनी विकलांगता का खुलासा नहीं किया है। प्रयोगों के बाद ये काफी स्पष्ट था कि अधिकांश मामलों में जहां उन्होंने इसका खुलासा किया था, वे साक्षात्कार माने इंटरव्यू के चरण तक नहीं पहुंच पाए, और दूसरे केस में जहां उन्होंने अपनी विकलांगता का खुलासा नहीं किया था, वहां वे इंटरव्यू तक पहुंच तो पाए, लेकिन इंटरव्यू में खुलासा करना जरूरी पड़ गया। दोस्तों, मिस्टर डमॉर्ट डेवलिन विकलांगता से जुड़े अन्य मुद्दों के बारे में बात करते हुए आगे बताते हैं
कि सार्वजनिक परिवहन भी मेरे लिए बहुत बड़ी परेशानी की चीज है, क्योंकि सभी बसेस विकलांग लोगों के लिए सुलभ नहीं होती हैं। डरमोट ने कार्यस्थल के अधिकारों को एक ऐसे क्षेत्र के रूप में भी उजागर किया जिसकी रक्षा करने में सम्मेलन मदद करेगा। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन अभी जारी है, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और लौट कर आऊंगा। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन कंटिन्यू रहेगा, तो सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स सिर्फ रेडियो उड़ान पर। मेरा टॉवल कहाँ पर पड़ा हुआ है? महात्मा गांधी, जिन्हें हम राष्ट्रपिता के नाम से भी जानते हैं, यार तू भारतीय 24 घंटे ब्रेल ही पढ़ता रहता है, कभी कंप्यूटर पे भी पढ़ लिया कर, तभी तो तुम लोगों के नंबर नहीं आते। मैं तो भैया दोनों से पढ़ता हूँ, लेकिन ज्यादा मजा मुझे ब्रेल पढ़ने से ही आता है। हमको नहीं मजा आता ब्रेल से। यार अभी एग्जाम देने जाना है, तो मैं फटाफट से एक बार एक लुक ले लेता हूँ। ये कंप्यूटर क्यों नहीं चल रहा मेरा? ओ ये कंप्यूटर क्यों नहीं चल रहा? अबे कंप्यूटर कहाँ से चलेगा, लाइट चली गई है। उफ, अब मैं कैसे पढूं? काश आपने समय पर ब्रेल सीख ली होती तो आज इतनी परेशानियों का सामना न करना पड़ता। ब्रेल दृष्टिबाधितों के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण और आवश्यक है जितनी कि टेक्नोलॉजी। ब्रेल इज अ की टुवर्ड्स इंडिपेंडेंट लाइफ फॉर द ब्लाइंड। रेडियो उड़ान द्वारा जनहित में जारी। प्रोग्राम में फिर से स्वागत। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन जारी है, सुनते रहिए कम्युनिटी कलर्स प्रोग्राम। आगे बहुत कुछ है। माय ओपिनियन सेक्शन, कम्युनिटी कलर्स का एडिटोरियल भी होगा, लेकिन पहले सुन लेते हैं डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन का बाकी हिस्सा। दृष्टिबाधित लोगों की ओर से 50 रुपए का कॉइन बनाए जाने की याचिका हाई कोर्ट में हुई दाखिल। दोस्तों, नई दिल्ली के हाई कोर्ट में 50 रुपए का कॉइन बनाए जाने के लिए याचिका दाखिल की गई है, जिससे कि दृष्टिबाधित जनों को व्यवहार करने में अधिक आसानी हो सके। ये केस चीफ जस्टिस DN पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह के सामने लाया गया है, जहां पर उन्होंने केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक के प्रतिनिधियों को 25 फरवरी 2022 को केस की अगली सुनवाई में हाजिर रहने को कहा है। फ्रेंड्स, आवेदन में कहा गया है कि जबकि 1, 2, 5, 10, 20, 100, 200, 500 तथा 2000 के सभी नोट्स विकलांगता फ्रेंडली बनाए गए हैं, वहीं 50 रुपए की नोट डिसेबल्ड फ्रेंडली नहीं है। साथ ही ये नोट विकलांग जनों की दृष्टि से 100 या 500 की नोट से बराबर की लगती है। इसका कोई कॉइन तक मौजूद नहीं है। करेंसी नोट्स की डिजाइन की वजह से दृष्टिहीनों को हो रही परेशानियों पर याचिकाकर्ताओं ने पूरा शोध प्रबंधन करने के बाद ही याचिका दायर की है। फ्रेंड्स, इसके साथ ही उन्होंने नए 50 रुपए की नोटों को मार्केट से हटाने की भी मांग याचिका में की है। फ्रेंड्स, आइए अब जानकारी लेते हैं एक कॉलेज रेडीनेस प्रोग्राम के बारे में। कॉलेज रेडीनेस प्रोग्राम के पहले चरण के सफल संचालन के बाद ऑफिस ऑफ लर्निंग सपोर्ट अशोका यूनिवर्सिटी आपको इसके दूसरे एडिशन में आमंत्रित करने के लिए बेहद आनंदित है। दोस्तों, इस कॉलेज रेडीनेस प्रोग्राम का शीर्षक है हाई स्कूल के न्यूरो डाइवर्स छात्रों के लिए कॉलेज रेडीनेस प्रोग्राम। फ्रेंड्स, ये एक सीखने और शारीरिक अक्षमता वाले हाई स्कूल के बच्चों के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई सिखाने की श्रृंखला है, जो 3 भागों में खंडित की गई है। ये लर्निंग सीरीज एक आभासी माने वर्चुअल कार्यक्रम है, जो खासकर हाई स्कूल के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए तैयार करने के लिए सभी आवश्यक कौशल सिखाता है। हाई स्कूल के सभी विकलांग छात्रों, उनके माता पिता और पेशेवरों के लिए पंजीकरण माने रजिस्ट्रेशन लाइंस अब खुल चुकी है। प्रत्येक सत्र का एजेंडा पंजीकृत प्रतिभागियों के साथ साझा किया जाएगा। इस कोर्स से जुड़े किसी भी प्रश्न के लिए
ols@ashoka.edu.in पर लिखें। प्रोग्राम ज्वाइन करने हेतु आपको एक गूगल फॉर्म भरना होगा, जिसकी लिंक आपको अशोका यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर मिल सकेगी। फ्रेंड्स, त्रिमिति ट्रस्ट पुणे संगत गोवा के सहयोग से हाल ही में माइंडस्कोप मेंटल हेल्थ फिल्म फेस्टिवल यानी MMHFF के 6ठे एडिशन का आयोजन किया गया। इसके लिए रविवार 19 दिसंबर को शाम 4 बजे एक ऑनलाइन मीटिंग आयोजित की गई थी। इस बार फेस्टिवल में आत्महत्या और आत्महत्या की रोकथाम इस विषय पर काफी एंट्रीज मिली। ये कार्यक्रम फिनोलेक्स इंडस्ट्री CSR पार्टनर मुकुल माधव फाउंडेशन द्वारा प्रायोजित किया गया था, जो साइकाइट्रिक सोसाइटी ऑफ गोवा GPS द्वारा सह प्रायोजित किया गया था। इसके प्रमोशन पार्टनर सुसाइड प्रिवेंशन इंडिया फाउंडेशन SPIF और रोटरी क्लब ऑफ पोरवोरिम थे। माइंडस्कोप फिल्म फेस्टिवल 2021 आत्महत्या के मनोसामाजिक, आर्थिक कारणों और महामारी के प्रभाव को समझने का प्रयास करता है और आत्महत्या से मृत्यु की घटनाओं को रोकने के संभावित उपायों के बारे में भी एक परिप्रेक्ष्य प्राप्त करता है। मौत और लकवे को मात देकर फ्लाइंग कैडेट से बने फ्लाइंग ऑफिसर योगेश यादव। फ्रेंड्स, 2018 में विमान दुर्घटना में कमर के नीचे से लकवाग्रस्त होने के बाद इस अदम्य वायु सैनिक को IAF के फ्लाइंग ऑफिसर के रूप में कमीशन किया जा रहा है। 2018 में तेलंगाना के डुंडिगल में वायुसेना अकादमी AFA से पासिंग आउट परेड से कुछ ही दिन पहले फ्लाइंग कैडेट योगेश यादव के ट्रेनर विमान में खराबी आ गई और उन्हें बाहर कूदना पड़ा। जब विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, योगेश, जो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी NDA के स्नातक होने के बाद AFA में प्रशिक्षण ले रहे थे, जमीन पे लगभग 200 मीटर की दूरी से पैराशूट से आ गिरे। उनके पैर में फ्रैक्चर और अन्य चोटें पाई गई। वायुसेना का पायलट बनने का उनका सपना भी इसके साथ दुर्घटनाग्रस्त हो गया, क्योंकि उनकी चोटें गंभीर थी और उन्हें कमर के नीचे लकवा मार गया था। लेकिन योगेश यादव हार मानने वाले व्यक्तियों में से नहीं थे। वो अपना प्रशिक्षण समाप्त करने और वायुसेना IAF में शामिल होने के लिए दृढ़ थे। यादव ने पिछले शनिवार को अकादमी से सफलतापूर्वक स्नातक प्राप्त किया है और लेखा शाखा में एक फ्लाइंग ऑफिसर के रूप में भारतीय वायुसेना में शामिल हुए हैं। उन्हें वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने बधाई दी है। सूत्रों ने कहा कि सामान्य परिस्थितियों में यादव को चिकित्सा आधार पर बोर्ड सेवा से छुट्टी दी गई होती, लेकिन उन्होंने दृढ़ निश्चय किया और भारतीय वायुसेना से अपील की कि उन्हें बल के साथ जारी रखने की अनुमति दी जाए। भले ही वो लगभग 2 वर्षों तक पुनर्वास प्रक्रिया से गुजरे हो, लेकिन उन्होंने अपनी यात्रा फिर से शुरू की। IAF ने उनके इस दृढ़ संकल्प को देखा और उन्हें जारी रखने की अनुमति देने का फैसला किया, लेकिन इसके लिए रक्षा मंत्रालय की मंजूरी की जरूरत थी। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने पिछले साल यादव को प्रोग्राम कंटिन्यूएशन के लिए मंजूरी दी थी। इसीलिए योगेश यादव इस साल की शुरुआत में AFA में वापस आ गए और लेखा शाखा के लिए ऑर्डर ऑफ मेरिट में पहले स्थान पर रहे। सूत्रों ने बताया कि IAF के एक अधिकारी के रूप में यादव वायुसेना के नियमों से बंधे रहेंगे, लेकिन चूंकि वो लकवाग्रस्त है, इसीलिए उनके लिए कुछ नियमों में ढील दी जाएगी। कोलकाता का इंडियन म्यूजियम देगा मंडेज पर केवल विकलांग बच्चों को एंट्री। जी हाँ दोस्तों, भारत का एक ऐसा म्यूजियम जो हर सोमवार को मरम्मत के लिए बंद रहता है, अब से मंडेज को भी सुचारू होगा, लेकिन केवल विकलांग बच्चों के लिए। इस पहल की शुरुआत की जाएगी अगले सोमवार को, जब ऑटिस्टिक बच्चों के लिए म्यूजियम का एक टूर अरेंज किया जाएगा। इसके विशाल पेंटिंग्स, टेक्सटाइल, डेकोरेटिव आर्ट गैलरी में विकलांग बच्चों के लिए एक वर्कशॉप भी लिया जाएगा, जिसके पश्चात स्पेशल बच्चों के लिए दी आर्कियोलॉजिकल गैलरी को खोल दिया जाएगा। दोस्तों, वाकई इस पहल की सराहना होनी चाहिए,
क्योंकि इस कदम के बाद म्यूजियम का प्रशासन इसकी इमारत को समावेशी और एक्सेसिबल बनाने के बारे में सोच रहा है। कोलकाता के इंडियन म्यूजियम की देखा-देखी अन्य पुरानी वास्तुओं में भी ऐसी शुरुआत की जानी चाहिए। फ्रेंड्स, इंडियन म्यूजियम के निदेशक श्री अरिजीत दत्ता चौधरी ने कहा कि ये हमारी ओर से समावेशी बनने का पहला कदम है। ये बच्चे बहुत खास होते हैं, एकदम संवेदनशील। इन्हें शायद भीड़ भाड़ का और अशांत माहौल रास नहीं आता है। अब हम इनकी जरूरतों को अधिक अच्छी तरह से समझते हुए अपने इंस्टीट्यूशन में बदलाव कर सकेंगे। हमें इन बच्चों की आशाओं पर खरा उतरने की उम्मीद रहेगी। फ्रेंड्स, वही म्यूजियम के आर्ट सेक्शन के इंचार्ज और इस पहल की नींव रखने वाले श्री अर्नब बासु ने कहा है कि आर्टिस्टिक और ऑटिस्टिक में केवल एक अक्षर का फासला होता है। ऑटिस्टिक बच्चों का नैसर्गिक रुझान कलात्मक यानी आर्टिस्टिक होता है। इसीलिए हम इस आर्ट गैलरी और सभी कलाकृतियों के लिए इन बच्चों का मार्ग खुला कर रहे हैं। हम उन्हें अपने विचार सबके सामने रखने के लिए जरूरी सभी सामान भी देंगे, कागज, कलम, रंग, सब कुछ। वे चाहे तो घर जाने के बाद चित्र बनाएं। उनके बनाए सारे चित्र और आर्ट पीस को आर्ट थेरेपिस्ट के द्वारा निरीक्षण मिलेगा तथा जरूरत होने पर कंसल्टेशन भी दिया जाएगा। दोस्तों, एक ऑटिस्टिक बच्चे की मां मिसेस ज्योति शुब्रो दास ने कहा कि हम आम लोगों की दुनिया से ऑटिस्टिक बच्चों की दुनिया काफी अलग होती है। वे आर्ट के माध्यम से ही अपनी सारी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। उनका IQ बहुत अधिक होता है। वे अक्सर अपने आसपास के लोगों का इरादा आसानी से जान लेते हैं। इंडियन म्यूजियम के दरवाजे उनके लिए खोल देना एक बड़ी बात है। फ्रेंड्स, इसके बारे में अपनी राय देते हुए ऑटिस्टिक बच्चों की थेरेपिस्ट शंपा सेन गुप्ता कहती है कि कला ही सर्वोत्तम माध्यम है इन बच्चों से जुड़ने का, इन्हें जानने समझने का। वे केवल शब्दों का उपयोग नहीं करते, इसीलिए वे झट से समझ जाते हैं कि हम क्या चाहते हैं, लेकिन हम ही उनकी बात नहीं समझ पाते। फ्रेंड्स, आपको ये जानकर भी खुशी होगी कि इंडियन म्यूजियम एक और प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जिसके तहत म्यूजियम की हर एक कलाकृति की एक 3D इमेज बनाई जाएगी ताकि सभी बच्चे इसे छूकर देख सके और एक बेहतर ढंग से समझ सके। इसके बारे में बात करते हुए श्री अर्नब बासु ने कहा कि ये बच्चे चीजों को छूकर इनको समझते हैं। सिर्फ देखने से और ना छूने से बच्चों का अनुभव अधूरा रह जाएगा। उदाहरण के तौर पर ब्रेल टेक्स्ट को अगर छूने की अनुमति ही ना दी जाए तो इसका क्या फायदा। म्यूजियम की एक ट्रिप इन बच्चों को प्रगतिशील अनुभव देने में सफल होनी चाहिए। पुलिस स्टेशन, जेल्स तथा आपात प्रबंधन कार्यालय बनेंगे विकलांगों के लिए सुलभ। फ्रेंड्स, जहां तक आम नागरिकों का पुलिस तक प्रभावी और सार्थक पहुंच का सवाल है, ये सभी भारतीयों के लिए महत्वपूर्ण है। वहीं विकलांग भारतीयों के लिए तो ये और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। कहीं न कहीं विकलांग जनों की अक्षमता उनके प्रति हिंसा और जोखिम को बढ़ा देती है। इस तथ्य को देखते हुए जो हमारे जेल है, पुलिस स्टेशन है, आपदा प्रबंधन केंद्र है, अगर ये ही जगहें विकलांग जनों के लिए सुविधापूर्ण ना हो तो कई सारे हिंसा के शिकार विकलांग भाई बहन पुलिस तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। मान लीजिए अगर कोई पहुंच भी जाता है तो पुलिस स्टेशन में इतनी व्यवस्था नहीं होती है जिससे कि उनकी देखभाल सही तरीके से की जा सके। इसी मुद्दे को हाल ही में उठाया गया है और एक महत्वपूर्ण फैसला लेकर इसकी चर्चा की गई है। फ्रेंड्स, इस एक केस की पाटन जमालवली बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के दौरान चर्चा की गई। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस किया कि विकलांग जनों को आसानी से यौन हिंसा का शिकार बनाया जा सकता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने भारत की जेल्स, आपदा प्रबंधन कार्यालय तथा पुलिस स्टेशंस को तत्काल एक्सेसिबल बनाया जाए। इस पर गृह मंत्रालय को इन जगहों को विकलांगों के अनुरूप बनाने के दिशा निर्देश दिए हैं, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। गृह मंत्रालय MHA द्वारा पुलिस स्टेशन, जेल और इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स, इन सभी जगहों के बुनियादी ढांचों के लिए एक्सेसिबिलिटी स्टैंडर्ड्स जारी किए गए हैं।
मानकों के अनुसार नए पुलिस स्टेशंस के निर्माण के साथ ही पुराने मौजूदा पुलिस स्टेशंस और जेल्स में भी सुधार के लिए मॉडल्स तैयार किए गए हैं। किए जाने वाले सभी सुधार आधुनिक और जेंडर सेंसिटिव माने लिंग संवेदनशील, सुलभ और विकलांगों के अनुरूप होंगे। दिशा निर्देश साफ साफ कहते हैं कि पुलिस स्टेशनों को सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी घटना के विकलांग आरोपी के साथ भी उचित व्यवहार किया जाए। पुलिस थानों में विकलांगों के अनुकूल प्रवेश द्वार और विकलांगों के अनुकूल शौचालय की व्यवस्था भी की जाए। मानकों के अनुसार सिविल ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मचारी विकलांग व्यक्ति भी हो सकते हैं। हालांकि ये बात 18 अगस्त 2021 को विकलांग व्यक्तियों के लिए अधिकारिता विभाग द्वारा जारी किए गए कार्यालय के ज्ञापन के खिलाफ है। फ्रेंड्स, एक्चुअली इस ज्ञापन के अनुसार केंद्र ने भारतीय पुलिस सेवा में और भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा में विकलांग व्यक्तियों के अनिवार्य 4% आरक्षण से छूट दी है। ज्ञापन के अनुसार दिल्ली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली की पुलिस सेवाओं को ये छूट दी गई है। इससे विकलांगों के पुलिस बल का हिस्सा होने की संभावना को बंद कर दिया गया है। तो दोस्तों, अब सोचने वाली बात तो ये है कि अगर ड्यूटी पर पुलिस या रेलवे सुरक्षा बल में विकलांग जनों का प्रतिनिधित्व ही पर्याप्त नहीं है, तो शायद ही ये जगहें कभी समावेशी बन पाएंगी। पाटन जमालवाली मामले में ये भी सुझाव दिया गया था कि विशेष शिक्षकों और दुभाषियों की पुलिस स्टेशन में व्यवस्था की जानी चाहिए और अब आगे से हर पुलिस स्टेशन में ऐसे शिक्षक और दुभाषियों का डेटाबेस बनाया जाए, जिससे अगर कोई विकलांग व्यक्ति पुलिस स्टेशन में आता भी है तो पुलिस आसानी से उसे कांटेक्ट कर सके और अच्छी तरह से उसकी बात समझ सके। फ्रेंड्स, गृह मंत्रालय द्वारा उठाया गया ये कदम देर से ही सही मगर सही दिशा में उठाया जा रहा एक बहुत ही बड़ा कदम है। तो डिटेल न्यूज़ बुलेटिन में आपने अब तक की जो इस वीक की खास खबरें सुनी और उम्मीद करते हैं कि आपको नई नई अपडेट्स ज़रूर मिली होंगी। और हम हमेशा कहते हैं कि आप भी अगर कोई अपडेट हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो mail@radioudan.com या radioudan@gmail.com पर भी आप हमें न्यूज़ भेज सकते हैं और हमारी कोशिश होगी कि उस न्यूज़ को वेरीफाई करके इस प्रोग्राम में हम शामिल करें। तो बहरहाल डिटेल न्यूज़ बुलेटिन के बाद वक्त एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के उस पार होगा सेक्शन आर ओपिनियन या हमारी राय दानिश महाजन के साथ। तो सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। ओफो मम्मा, आप कहाँ जा रही हो? मुझे बहुत सारा होमवर्क करना है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे मीनिंग भी समझ में नहीं आ रही, मैं कैसे करूँगी? ओफो बेटा, आपको पता है ना कि ऑफिस जाने का टाइम है। प्लीज बेटा, मैं शाम को आकर आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगी, सब चीज समझा दूंगी। ओके बेटा? मम्मा भी चले गए, पापा भी चले गए, भैया भी नहीं है। अब मैं अपना इंग्लिश का होमवर्क कैसे करूंगी? अगर मुझे इंग्लिश के वर्ड्स आते तो मैं सारा होमवर्क कर लेती, पर मैं अब किससे पूछूं? ये परेशानी सिर्फ रिया को नहीं, उन सारे लोगों को होती है जिनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी थोड़ी सी कमजोर है। आपकी वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आरजे दिव्या लेकर आ रही है वोकैबुलरी डोज। तो हर गुरुवार शाम 7 से 8 बजे और हर शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे तो अपनी इंग्लिश की कमजोरी को दीजिए एक नई पहचान। ऑन योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। ब्रेक के बाद मैं फिर से आपके साथ हूं, आपका दोस्त पुनीत। और चलिए अब बढ़ते हैं माय ओपिनियन सेक्शन की ओर। पेश कर रहे हैं दानिश महाजन। जी दोस्तों नमस्कार, मैं दानिश महाजन। कम्युनिटी कलर की सेगमेंट अवर ओपिनियन में आपका स्वागत। अगर आपके पास डिसेबिलिटी से रिलेटेड कोई न्यूज़ है तो आप हमारे साथ शेयर करें। आप मुझे मेल कर सकते हैं danish.mahajan88@gmail.com पर। यूँ तो काफ़ी खबरें हैं और कम्युनिटी कलर में आप सुन रहे हैं, लेकिन 2 खबरों के बारे में हम बात करेंगे जो बहुत इम्पोर्टेंट है अवर ओपिनियन सेक्शन में। एक तो अच्छी खबर आ रही है, केरला में जो वहाँ की हायर एजुकेशन मिनिस्टर हैं केवी राविया और आर बिंदु जो सोशल जस्टिस मिनिस्टर हैं, उन्हें एक कॉलेज के प्रोग्राम में बुलाया गया था, एक यूनिवर्सिटी के। वहाँ उन्हें वर्मा अवार्ड देना था, तो उस समय में उन्हें अवार्ड दिया गया और अपनी बात कहते हुए वहाँ की जो एजुकेशन मिनिस्टर है केवी राविया, उन्होंने एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात की। उन्होंने कहा कि केरला स्टेट
जल्द ही डिसेबल्ड फ्रेंडली होने जा रहा है। आपको बता दूं कि मैं केरला पहले भी डिसेबिलिटी राइट्स के मामले में बाकी स्टेट्स के कंपैरेटिवली आगे रहा है। 3 दिसंबर 2019 को केरला देश का पहला ऐसा स्टेट बना था एक्सेसिबल टूरिज्म फॉर डिसेबल्ड को लेके। वहाँ चाहे अलेपी बीच हो, वो इंडिया का पहला एक्सेसिबल बीच बना जहाँ रैंप हैं, ऑडियो विजुअल टेक्निक्स है, ब्रेल साइनेज है, तो तमाम फैसिलिटीज वहाँ पे उपलब्ध करवाई जाती है। फिर बाद में फोर्ट कोची, जो कोची का किला है, वो इंडिया का पहला एक्सेसिबल हेरिटेज साइट बनी। एक के बाद कई मेजर्स उठाए गए। वहाँ ये इंश्योर किया गया कि भाई जो यूएनओ की कॉल है टूरिज्म फॉर ऑल, उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया जाए। वहाँ की सरकार ने ये भी कहा कि अलग से जो ट्रैवल सेंटर्स हैं वो एल्डरली सिटीजन और डिसेबल्ड के लिए सेटअप किए जाने चाहिए। अभी मेरे पास जानकारी नहीं है कि कितने सेटअप हुए हैं, लेकिन अभी एजुकेशन मिनिस्टर और सोशल जस्टिस मिनिस्टर दोनों का ये बयान आना कि केरला जल्दी डिसेबल्ड फ्रेंडली हो रहा है, ये एक बहुत अच्छी खबर है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि केरला पहले भी मैंने जैसे कहा कि बहुत प्रोग्रेसिव है डिसेबिलिटी को लेके, चाहे आरपीडी रूल्स की बात हो या वहाँ के एमपी हर बार पार्लियामेंट सेशन में डिसेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस को उठाते हैं। आरपीडी एक्ट जब बन रहा था उस चर्चा में भी वहाँ के एमपीज ने क्वेश्चन उठाए थे। दूसरी खबर ये है, इसका मैंने एक बार पहले भी जिक्र किया था कि एक केस की सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ जी ने इसकी सुनवाई की अवनी प्रकाश वर्सेस NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एंड अदर के मामले में। हुआ क्या, अवनी प्रकाश एक डिसेबल्ड है, उन्हें डिस्ग्राफिया है। डिस्ग्राफिया मतलब उससे उनकी हैंड राइटिंग अफेक्ट होती है, तो वो नेशनल एंट्रेंस नीट के एग्जाम नेशनल एंट्रेंस एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए अपीयर हुई। जब उन्होंने कहा कि मुझे कॉम्पनसेटरी टाइम दिया जाए, यानी 3 घंटे के ऊपर जो हमें कंपेंसेटरी टाइम मिलता है 1 घंटे का, तो उनका पेपर छीन लिया गया इन्विजिलेटर ने और फिर उनको कंपेंसेटरी टाइम नहीं मिला। तो उसके बाद वो हाई कोर्ट गई। हाई कोर्ट में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने अपनी दलील रखी कि एग्ज़ाम के टाइम पे आपको जो हमारा फॉर्मेट है मेडिकल सर्टिफिकेट का वो प्रोवाइड करवाना होता है, आपने नहीं किया। तो वहाँ पे जो अवनी जी थी उन्होंने ये आर्गुमेंट दिया कि जो ये सर्टिफिकेट मांग रहे हैं उसकी ज़रूरत है एडमिशन लेने के समय, ना कि एग्जामिनेशन के समय। तो ये केस मुंबई हाई कोर्ट में चला, फिर ये सुप्रीम कोर्ट में शिफ्ट हुआ। वहाँ तमाम दलीलें सुनने के बाद NTA ने एक और दलील दी कि अब क्योंकि रिजल्ट आ चुका है, अब हम अगर इनके टाइम को कंपनसेटरी मानते हैं या इनकी जो इनके नंबर बढ़ाते हैं तो मेरिट लिस्ट दोबारा बनानी पड़ेगी। इस पर कोर्ट ने संज्ञान लिया। उन्होंने कहा कि भाई ऐसा नहीं चलेगा। 2 चीजें हैं। आरपीडी एक्ट कहता है कि इंक्लूसिव एजुकेशन में रीजनेबल अकोमोडेशन प्रोवाइड करवाई जानी चाहिए। तो जस्टिस साहब ने ये कहा कि अगर हम आपकी बात मान लें कि मेरिट का इशू है, इसका मतलब आप 2 चीजें कह रहे हैं। एक कि भाई ये जो आरपीडी एक्ट है इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये एक डेड लेटर है। तो बोले हम तो ऐसा मान नहीं सकते कि आरपीडी एक्ट तो उसको प्रोटेक्ट करना हमारा काम है। दूसरा उन्होंने कहा कि आप बाकी लोगों के चक्कर में एक डिसेबल्ड के साथ अन्याय नहीं कर सकते। तो 2 हफ्ते में आप कैसे भी करके इनकी जो मेरिट है उसको अपग्रेड करें, जो कंपनसेटरी टाइम है उसका हल ढूंढें, कुछ भी करें, लेकिन इनके साथ इनजस्टिस नहीं होना चाहिए। पहले ही हमें एग्ज़ाम देते समय स्क्राइब के बारे में बताना, कंपनसेटरी टाइम के बारे में लड़ना, राइटर को अवेल करना प्रॉब्लम्स है। अगर ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी तो एग्ज़ाम देना मुश्किल हो जाएगा। तो ये जो जजमेंट है, मेरे हिसाब से जो मेरा ओपिनियन है, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट है जो बाकी जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडीज़ हैं उनकी आंखें खोल देगी कि भैया अगर उनसे कुछ ऐसी गलती हुई जब उन्होंने डिसेबल्ड को डिप्राइव किया उनके राइट से, तो उनको भी कोर्ट को फेस करना पड़ेगा और सारा सिस्टम जो है वो डगमगा जाएगा उनका। तो ये अब उम्मीद है कि जो हरासमेंट होती है एट द एग्जामिनेशन सेंटर्स
वो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के साथ नहीं होगी। पिछले 2 सालों में 3 सालों में ऐसी काफी कंप्लेंट्स आई हैं, किसी को एसएससी का एग्जाम नहीं देने दिया गया, किसी को यूपीएससी का एग्जाम नहीं देने दिया गया। तो ये सारी चीजें, उम्मीद है कि इस जजमेंट के बाद, अगर जैसे राहुल जी ने आर्टिकल लिखा है इंडियन एक्सप्रेस में और बाकी लोग भी इसको पढ़ेंगे तो इसके बारे में बाकी जो एग्जाम कंडक्टिंग बॉडीज हैं उनको पता चलेगा, तो वो अलर्ट हो जाएंगी और ऐसा ब्लंडर नहीं करेंगी। एक बार फिर से जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जी का हार्दिक हार्दिक धन्यवाद इस जजमेंट को डिलीवर करने के लिए, और एक बार फिर से जुडिशरी का धन्यवाद हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। इस सप्ताह मिलूंगा, किसी और टॉपिक पर बात करेंगे अवर ओपिनियन में। तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार। उम्मीद करेंगे कि आपको ये सेक्शन, ये सेगमेंट पसंद ज़रूर आया होगा और आप अपना फीडबैक इस सेक्शन और पूरे प्रोग्राम के मुताल्लिक हमें ज़रूर देंगे। और फीडबैक देने के जो तरीके हम पहले प्रोग्राम की शुरुआत में बता चुके हैं, तो आप किसी भी तरीके से अपना फीडबैक हमें भेज सकते हैं। प्रोग्राम के अब अंजाम का वक्त हो रहा है, लेकिन चलते चलते जॉब अलर्ट्स। मोतीलाल नेहरू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक पोस्ट सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट और एक पोस्ट लैब अटेंडेंट के लिए आवंटित है। ये पोस्ट लो विजन कैंडिडेट्स के लिए रिक्त हैं। अगर हम सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट की बात करें तो क्वालिफिकेशंस बीई या बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल। और अगर लैब अटेंडेंट के लिए क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो इसके लिए साइंस के साथ 10th क्लास किसी भी बोर्ड या रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से पास होना अनिवार्य है। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए एज लिमिट 35 इयर्स और लैब अटेंडेंट के लिए एज लिमिट 27 इयर्स। अप्लाई करने की आखिरी तारीख 1 जनवरी 2022। अप्लाई करने के लिए वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.mnlcdu.ac.in। जॉब अलर्ट्स के बाद अब आइए आखिर में प्रोग्राम के जानते हैं न्यूज हेडलाइंस एक बार फिर। दृष्टिबाधित लोगों की ओर से 50 रुपए का कॉइन बनाए जाने की याचिका हाई कोर्ट में हुई दाखिल। मौत और लकवे को मात देकर फ्लाइंग कैडेट से बने फ्लाइंग ऑफिसर योगेश यादव। कोलकाता का इंडियन म्यूजियम देगा मंडेज पर केवल विकलांग बच्चों को एंट्री। पुलिस स्टेशन, जेल्स तथा आपात प्रबंधन कार्यालय बनेंगे विकलांगों के लिए सुलभ। रांची, झारखंड में RINPS ने विकलांग व्यक्तियों के लिए कानूनी प्रावधान पर की कार्यशाला आयोजित। विकलांग व्यक्तियों के लिए एक नए जॉब पोर्टल की शुरुआत। तो इसी के साथ मुझे यानी पुनीत को आज का प्रोग्राम खत्म करने की दीजिए इजाजत। बाय बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर, जय हिंद, जय भारत।